हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका आज एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ MCQ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 5 लेकर आए हैं। हम MCQ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक सीरीज हमने कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके 4 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5th पार्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये BCom, BBA, MCom एंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इनमें से अगर कोई भी एक है तो इस वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। The first question is goodwill is an गुडविल क्या रहती है? क्या ये नॉमिनल अकाउंट रहती है? क्या ये टेंजिबल अकाउंट रहता है? टेंजिबल एसेट रहती हैं? क्या ये इंटेंजिबल एसेट रहती हैं या फिर ये फिक्टिशियस एसेट रहती हैं? तो आपको पहले पता होना चाहिए, जो ये गुडविल है ये हमारी पहले तो ये एक एसेट है, ठीक है जी। तो नॉमिनल अकाउंट जो हमारे पास रहता है, नॉमिनल अकाउंट में तो हम सारे एक्सपेंसेस और गेन्स जो हैं वो डील करते हैं। तो गुडविल हमारे पास एक क्या है राजू? एसेट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली ऑप्शन तो हम कर देते हैं क्रॉस। सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन टच, लाइक बिल्डिंग, टेबल, है ना। तो ये टेंजिबल एसेट होती हैं। तो हम गुडविल को ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, तो ये भी मेरी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो होती हैं, ऑपोजिट ऑफ टेंजिबल एसेट इज इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम देख भी नहीं सकते और जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है गुडविल अकाउंट क्या रहता है, तो गुडविल अकाउंट हमारा जो रहता है ये कौन सा रहता है राजू? इंटेंजिबल एसेट रहता है। फिर आपके पास क्या रहता है? फिक्टिशियस एसेट। कि फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं? लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो हो गया, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये हमारा एक फिक्टिशियस एसेट की क्या है? एग्जाम्पल है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी मेरा फिक्टिशियस एसेट की क्या है? एग्जाम्पल है। तो आपके पास हमने पूछा था कि गुडविल क्या रहता है, तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो सी आने वाला है, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करवाने के लिए एक स्लाइड भी तैयार करी है कि एसेट को आप 3 काइंड्स में क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। टेंजिबल, टचेबल, इंटेंजिबल, नॉट टचेबल एंड फिक्टिशियस। देखिए जो आपके पास MCQ रहता है वो कहीं से भी आ सकता है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखी है, एग्जाम्पल भी दे रखी है कि इंटेंजिबल की क्या एसेट होती हैं, फिक्टिशियस की क्या एग्जाम्पल रहती हैं, सो दैट किसी भी तरह का अगर आपके पास MCQ आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकिए। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स ये इंटेंजिबल में आती है। फिक्टिशियस, सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ये सारी भी क्या होती हैं राजू? आपके पास फिक्टिशियस एसेट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Which of the following is a personal account? तो इसमें से हमारे पास पर्सनल अकाउंट क्या है? तो एक बात राजू आपको समझनी जरूरी है कि जितने भी आपके पास ये जो बेसिक रहता है ना, किसका बेसिक रहता है आपके पास? आपके पास जो ये अकाउंटिंग है उसका जो सारा बेस है, वो सारा बेस आपके पास किसके ऊपर चला हुआ है राजू? टाइप ऑफ अकाउंट पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? टाइप ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो हमारे पास 3 काइंड के टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। उसको कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं उसको हमने क्लियर करने के लिए
आपके पास ये पूरी स्लाइड जो है मैंने वो प्रिपेयर करी है। यहाँ देखिए टाइप ऑफ अकाउंट, हम इसको टू काइंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है पर्सनल और दूसरा क्या होता है, इम्पर्सनल। ठीक है, जिसमें पर्सन के रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड बात करी जाती है, इम्पर्सनल जिसमें ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते हैं। तो पर्सनल को मैं फर्दर 3 कैटेगरीज में क्या करती हूँ, डिवाइड। वन इज पर्सनल, second is artificial personal account and third is representative personal account। अब जो मैंने यहाँ पे इन सब की क्या लिख रखी है राजू, एग्जाम्पल लिख रखी है। ये एग्जाम्पल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने लगी है, क्योंकि इसमें से टाइप ऑफ अकाउंट में 2 से 3 एमसीक्यू बनकर पक्का आते ही आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट जो ह्यूमन बीइंग के साथ होता है रिलेटेड, लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन, सोहन अकाउंट एंड सो ऑन। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जो एक्चुअल में पर्सन नहीं होते, लेकिन हाँ उनकी एक लीगल आइडेंटिटी होती है, लाइक बैंक्स हो गए, या राम एंड श्याम कंपनी अकाउंट हो गया, सोहन एंड मोहन कंपनी अकाउंट हो गया, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ये सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास क्या एग्जांपल होती है राजेश, जैसे सैलरी प्रीपेड हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया। ये जो सैलरी प्रीपेड बच्चे नॉमिनल में डाल देते हैं, नहीं, वो सिर्फ सैलरी अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी प्रीपेड या सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात करी गई है। ऐसे ही रेंट आउटस्टैंडिंग अगर होता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास सेकंड आ जाता है इम्पर्सनल में, कौन सा आ जाता है राजेश, रियल अकाउंट आ जाता है। ये रियल अकाउंट को भी 2 तरह के होते हैं, आपके पास टेंजिबल भी होता है और इनटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। तो जो टेंजिबल होती हैं लाइक बिल्डिंग, टेबल, इनटेंजिबल गुडविल, ये सारे ही किसके अंडर आती हैं, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट लाइक जितने भी मेरे पास क्या रहते हैं, एक्सपेंसेस और गेन होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। लाइक सैलरी, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, ये सारे किसके अंडर आने वाले हैं राजू, नॉमिनल अकाउंट के अंडर आने वाले हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, आप बहुत ही इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, इनमें से कौन सा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्या सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट है, या फिर बैड डेट्स अकाउंट है। तो आपको पता होगा सैलरी अकाउंट खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट, रेंट अकाउंट इज आल्सो अ एक्सपेंस। तो यहाँ पे मेरे को रिसीव्ड या पेड नहीं दे रखा है, बट ये स्टिल किसके साथ डील करेगा, मेरे पास नॉमिनल अकाउंट के साथ करेगा। जो एसबीआई है वो मेरा यहाँ पे आंसर है, और ये कौन सा है बच्चों, अभी हम करके हटे हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, कौन सा इसमें से रियल अकाउंट है। ठीक है, सैलरी अकाउंट, हाँ जी सैलरी अकाउंट, सोचिए कौन सा था, नॉमिनल। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन सा था जी आपके पास, ये क्या था, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। कमीशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो मेरे पास रियल अकाउंट पूछा गया है, तो आंसर इज सी, बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a representative personal account? तो representative personal राजू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, representative personal account, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के साथ बच्चे इसको क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर राइट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो रेंट अकाउंट क्या है राजू, ओनली नॉमिनल। एसबीआई क्या है, पर्सनल। बैड डेट्स भी आपके पास क्या आ जाएंगे, नॉमिनल में चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है जी, इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी लगा दो जी, टिक, नहीं ना, ये कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट अकाउंट खर्चा है मेरा, यस, तो यहाँ पे जो ये रेंट अकाउंट आने वाला है वो मेरा आंसर है नॉमिनल अकाउंट का। नेक्स्ट है, पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, पोस्टिंग कौन सा प्रोसेस होता
होता है। ठीक है जी। जो हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना, उसमें हमारे पास क्या रहते हैं, आपके पास एक साइकिल रहता है, अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, सेकंड आप उसको लेके जाते हैं, रिकॉर्ड कर दिया, फिर आप पोस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग किस में होती है, जर्नल में होती है जी। और पोस्टिंग किस में होती है आपकी, लेटर में। ठीक है। अब देखिए, पोस्टिंग द लेटर्स इन ड्रॉप बॉक्स, नो, कौन से यहाँ पे अकाउंटिंग में ड्रॉप बॉक्स की क्या बात कर रहे हैं ये। पोस्टिंग अ सूटेबल पर्सन टू अ सूटेबल जॉब, हम जॉब की बात ही नहीं कर रहे, हमारा अकाउंटिंग के साथ रिलेटेड है। एंटरिंग द लेजर द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द लेजर, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आने वाला है, आंसर आएगा कि लेजर में एंटर करना इंफॉर्मेशन को इज द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है। ऑल द थ्री नो, क्योंकि पहले दो तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। A book wherein various accounts are opened is called, जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं ओपन करे जाते हैं, सब्सिडी बुक्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जिसमें बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो ओपन करे जाते हैं। तो कौन से बहुत सारे अकाउंट जिस किसमें आपके ओपन करे जाते हैं, इसका आंसर क्या रहने वाला है आपके पास, सी आंसर रहने वाला है, लेजर। नेक्स्ट है, the periodical total of sales day book is posted to sales account, cash sales account, sales return account, credit sales account। तो वो बोल रहा है टोटल ऑफ सेल्स डे बुक का जो पीरियोडिक टोटल होता है वो कहाँ आप पोस्ट करते हैं, क्या उसको सेल अकाउंट में, या फिर कैश सेल अकाउंट में, रिटर्न में, या क्रेडिट सेल अकाउंट में। तो आप उसको फर्स्ट ऑप्शन सेल्स अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है, the periodic of total of purchase day book is posted to, तो वो सेल्स डे बुक था, अब आपके पास परचेज डे बुक है, तो आंसर इज परचेज अकाउंट। तो वो सेल्स अकाउंट था उसका आंसर, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है आपके पास, कैपिटल एक्सपेंसेस आर शोन इन, किसमें कैपिटल एक्सपेंसेस जो हैं वो शो किए जाते हैं। एक बारी बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले आप ये सोचिए कि आपके पास जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, अच्छा चलिए पहले आप मेरे को एक क्विक रिमाइंडर से बताइए कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं क्या क्या डालती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में शुरू करिए, ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर परचेजेस आते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ क्या आता था आपका, सेल आता था, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता था, यहाँ पे अब फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता था राजीव, आपके पास जीपी निकल के आ जाएगा, है ना, जीपी आएगा, तो वो जीपी में से आप माइनस कर देते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उससे आपके पास आ जाता था नेट प्रॉफिट। तो जो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सोल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ डाला है। तो क्या इनमें से कुछ भी आपको कैपिटल इन नेचर दिख रहा है, नहीं। जो आपके पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, टू नो अबाउट द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, और उसमें करंट ईयर के रिलेटेड ही चीजें डाली जाती हैं, और सारे एक्सपेंसेस ही डाले जाते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंसेस लाइक आपने कुछ क्या कर लिया, फिक्स एसेट जो है वो बाय करी, तो जो फिक्स एसेट मैंने बाय करी है, क्या आप सोच के देखिए वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, नहीं, उसका एक अलग ही अकाउंट बनता है, और जो जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं या लायबिलिटीज अकाउंट होते हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो फर्स्ट आएगा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास,
Revenue receipts are shown in बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं आपको पिछली स्लाइड में, तो इसका आंसर जो मेरे पास आने वाला है वो डी आने वाला है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट स्लाइड कहती है बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर एक्सटेंडेड। जो देखो हमारे पास ना टू काइंड के क्या होते हैं एक्सपेंसेस आने वाले हैं। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कैपिटल इन नेचर और एक क्या होते हैं आपके पास रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है जी, तो एक आपके पास होते हैं कैपिटल इन नेचर और एक आपके पास होते हैं जी रेवेन्यू इन नेचर। सॉरी वंस मिनट, रेवेन्यू रिसिप्ट हम यहाँ पे थे नहीं, अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे थे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपके पास जो क्या रहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने टाइम के लिए होते हैं? क्या वो 10 ईयर के लिए होते हैं? क्या 5 ईयर्स के लिए होते हैं? क्या 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होते हैं? कि एज लॉन्ग एज द बिजनेस कंटिन्यू, के जब तक आपका बिजनेस जो है वो चलता रहता है। तो हमने इसको अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करी थी कि उसमें सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके हम डील करते हैं, तो 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है आपका सी होने वाला है। जो रेवेन्यू होता है वो अकरिंग इन नेचर होता है और वो 1 अकाउंटिंग ईयर के साथ क्या करता है रिलेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, Which of the following is a revenue expense? इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है? अब जो रेकरिंग इन नेचर होएगा और जो एक साल के साथ रिलेटेड होएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हम रॉ मटेरियल लेते रहते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं। प्लांट परचेज, रोज नहीं हम प्लांट परचेज करते हैं, कभी जब जरूरत होती है वंस इन अ 5 ईयर 10 ईयर्स में तब करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म बोला गया है लंबे समय के लिए। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल भी आपके पास रोज रोज नहीं आप शेयर इशू करते हो। तो हमारे पास इसने क्या बोला था रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंस का आंसर जो आने वाला है वो ए आने वाला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। Which of the following is a capital expenditure? ठीक है, अब आप रेवेन्यू की हम बात कर रहे थे तो उसका ऑपोजिट क्या आने वाला है आपके पास? उसका ऑपोजिट आने वाला है कैपिटल। रिपेयर ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हम एनुअल बेसिस पे उसकी कोई ना कोई क्या करवाते रहते हैं, रिपेयर करवाते रहते हैं, तो ये रेवेन्यू इन नेचर है, तो ये आंसर नहीं है। सैलरी पेड वंस इन अ वाइल नहीं होती है, कॉन्टिन्यूशन बेसिस पे होती है। कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट, और कोई आपने इक्विपमेंट का क्या ले लिया स्टैंड ले लिया, तो वो टूटने नहीं वाला कि आज ले लिया कल टूट गया परसों फिर नया ले आए, नहीं, वो 5-10 साल तो आपका चलता ही होता है। तो ये आंसर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या आने वाला है? सी। डी उसने बोला था एनुअल व्हाइट वॉश, एनुअल मतलब हर एक साल वो व्हाइट वॉश करवाते हैं, हर एक साल करवाते हैं, तो रेवेन्यू इन नेचर है। तो मेरे को कैपिटल पूछा गया था तो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है Which of these type of expenditure would not be treated as a capital expenditure? तो इसको हम underline करेंगे कि not be treated as capital expenditure। ठीक है, acquisition of an asset ये मेरा क्या है जी? कैपिटल है। extension of an asset ये भी मेरा कैपिटल है। improvement of the existing asset या फिर थर्ड फोर्थ पूछा गया है मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। तो जो इम्प्रूवमेंट करवाएंगे वो ज्यादा टाइम के लिए होता है ना, हमने कोई इम्प्रूव करवा दिया एसेट हमारे पास थी उसमें कोई स्पेयर पार्ट लगवा दिया तो वो उसकी इम्प्रूवमेंट हो गई, तो वो भी वंस इन अ व्हाइल होता है। लेकिन मेंटेनेंस कंटिन्यू बेसिस पे एसेट मांगती है, तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा? रेवेन्यू इन नेचर। तो उसने यही पूछा था वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या होएगा? डी। Expenses of the following nature are treated as a revenue expenses except, आपके पास ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू नेचर के हैं, एक्सेप्ट मतलब एक इसमें से नहीं है।
एक्सपेंसेस फॉर द डे टू डे रनिंग, ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, डे टू डे रनिंग है तो ये रेवेन्यू हो गया। पुटिंग द न्यू एसेट इन वर्किंग कंडीशन, पुटिंग द न्यू एसेट इन वर्किंग कंडीशन में उसको लेकर आना है, या फिर डेप्रिसिएशन डालना है, ये भी रेवेन्यू इन रिलेशन हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी रेवेन्यू हो गया। तो ये है कि न्यू एसेट को जब वर्किंग कंडीशन में लेकर आते हैं तो उस पे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट की ही कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, सी। सेल्स डे बुक रिकॉर्ड, जो हमारे पास सेल डे बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है, ऑल सेल्स। चाहे ऑल सेल्स में क्या होता है बच्चों, देखिए ऑल सेल्स में कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल, एक तो सेल को ऐसे डिवाइड किया जाता है ना। फिर ऑल सेल्स चाहे वो कैश है या क्रेडिट है, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड और ट्रेडेड गुड्स, या फिर आपके पास ऑल क्रेडिट सेल जो सिर्फ गुड्स के क्रेडिट सेल्स जो है वो, या ऑल क्रेडिट सेल, ऑल काइंड की क्रेडिट सेल, चाहे वो गुड के साथ रिलेटेड है चाहे वो एसेट के साथ रिलेटेड है, ओनली कैश सेल। तो एक बात समझ लीजिए, जो सेल्स डे बुक है ये तो एक क्रेडिट एंट्रीज के लिए बनाई जाती है, तो सेल्स है तो क्रेडिट सेल के लिए बनाई जाती है। और वन मोर थिंग, ये गुड्स के साथ क्या होती है बच्चों, रिलेटेड होती है, ठीक है, एसेट के साथ रिलेटेड नहीं होती है। तो मैं अगर इन बातों का ध्यान रखती हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो बी आता है, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड और ट्रेडेड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे पास, परचेज डे बुक, तो जो कुछ सेल्स डे बुक में हमारे रूल्स अप्लाई होते थे वो सारे रूल्स मेरे परचेज डे बुक में भी होते हैं। तो क्या रूल थे, एक तो था कि इसमें क्रेडिट ही आएंगी, दूसरा रूल ये कहता है कि इसमें गुड्स के रिलेटेड ही क्या आएगा, आइटम आएगी। तो क्रेडिट यहाँ पे क्या आएगा, परचेज है ना, परचेज के बारे में। ऑल कैश सेल फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो मैं क्रॉस करने लगी हूँ। ऑल क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे ऑल का क्रेडिट परचेज अगेन इसमें गुड्स एज वेल एज एसेट ले ली गई है जैसे उसमें लिया गया था। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स परचेज फॉर रीसेल, तो ये मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज पोस्टेड टू, जो पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स डे बुक होता है वो कहाँ जाता है जी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। तो वो हम सारे का सारा सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर इसका क्या आया आपके पास, सी। नेक्स्ट है, the periodic total of purchase day book is posted to creditor account, debtor account, purchase account and none। तो हमने जैसे सेल्स का करा था तो इसका भी सारे का सारा किस में जाने वाला है राजू, परचेज अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो राजू ये आज की हमारे एमसीक्यू थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। होप करते हैं कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है एमसीक्यू बेस्ड ऑन अकाउंटिंग आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तभी हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।